गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक हॉकी खिलाड़ी के बारे में जानेंगे। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। साक्षात्कार में इंटरव्यू। विनीता, खिड़कीपुरे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। विनीता जो है धनराज पिल्लई के जीवन के बारे में जानना चाहती है। मतलब किस तरह से वो अपने गांव के पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक वो पहुँचे, उसके बारे में वो जानना चाहती है। तो धनराज पिल्लई ने बताया कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। इतने गरीब थे बच्चों कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हॉकी स्टिक खरीद सके। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। अपने दोस्तों से जो हॉकी स्टिक थी वो लेकर ये खेला करते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते, क्योंकि खेलते हुए कोई देता नहीं था। जब वो खेल के थक जाते थे फिर उनकी हॉकी लेकर धनराज पिल्लई खेला करते थे। इसलिए इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। ये अपने पहली हॉकी स्टिक के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इनको हॉकी स्टिक मिली जब इनके बड़े भाई का चुनाव हुआ। किसमें? भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए, तो उन्होंने अपने पुरानी हॉकी स्टिक धनराज पिल्लई को दे दी। तो ये काफ़ी खुश हुए क्योंकि इनके जीवन की ये पहली हॉकी स्टिक थी और पुरानी थी, पर क्या करते, क्योंकि उनकी अपनी निजी हो गई इसलिए वो काफ़ी खुश थे। बहुत कीमती थी उनके लिए। मैंने अपनी जूनियर हॉकी स्टिक सन 1985 में मणिपुर में खेली। जूनियर हॉकी सन 1985 में मणिपुर में इन्होंने खेला। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। जब इन्होंने 1985 में मणिपुर में खेला तो इनकी उम्र क्या थी बच्चों? 16 साल। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली पतली काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मतलब शरीर पर मत जाइए, ये दुबले पतले थे ज़रूर, पर इनके अंदर जो कला थी, जो गुण था हॉकी खेलने का, इससे उनका दबदबा बना हुआ था विपक्षी टीम में। मैं बहुत जुझारू था, जूझने वाला, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। मतलब ये एक संघर्षशील व्यक्ति थे। अपने जीवन में भी ये संघर्ष करते थे और खेल के मैदान में भी संघर्ष करके जीत हासिल करने की कोशिश करते थे। 1986 यानी 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। इनके खेल को देखते हुए, इनके प्रतिभा को देखते हुए क्या किया, इनको सीनियर टीम में डाल दिया गया। बोरिया बिस्तर बांधकर, मतलब बोरिया बिस्तर बांधना मतलब बिस्तर वगैरह अपना बांध कर मुंबई चले गए जब इनको सीनियर टीम में डाला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। दोनों भाई मिलकर मुंबई लीग के लिए खेले और काफ़ी धूम मचाई। इन्होंने काफ़ी तारीफ हुई इनकी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। इन्होंने सोचा था, जिस तरह से इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया था, तो उन्हें लगा कि ओलंपिक के लिए इनको बुलावा आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 यानी 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ऑल इन एशिया कप के लिए
कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चों उस समय तो मायूस हुए जब इनको ओलंपिक में नहीं चुना गया, पर 1 साल बाद जब इनको ऑलविन एशिया कप के लिए चुना गया, तब से लेके जब तक ये हॉकी खेलते रहे उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब दिन प्रतिदिन ये खेल में तरक्की करते गए। ठीक है बच्चों। फिर विनीता पूछ रही है कि आप विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई है? अभी विद्यार्थी जीवन के बारे में पूछ रही हैं और ये भी पूछ रही है कि आप किस प्रकार उन यादों से जुड़े हुए हैं। तो धनराज पहले बताते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मतलब पीछे था, मतलब बहुत कम पढ़ते लिखते थे, पढ़ने में मतलब ये तेज नहीं थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंच गया, बड़े मुश्किल से 10वीं तक पहुंचे, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। आगे की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है। एक बार कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। ये इतने कमज़ोर थे पढ़ने में बच्चों। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हो पाऊँ, पर मुझे गर्व सॉरी न हो, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। बच्चों ये कहते हैं कि अगर ये हॉकी नहीं खेलते होते तो मुश्किल से इनको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पाती। और कह रहे हैं कि आज अगर बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए भले ही ना हो, पर गर्व से कह सकते हैं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ठीक है बच्चों, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता ने फिर पूछा, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तुनक मिजाज मतलब बात बात में गुस्सा होना। तो इस तरह से विनीता ने इनसे सवाल किया। आप पता है बच्चों, जैसे इंटरव्यू होता है तो किस तरह से घुमा फिरा कर सवाल करते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आपके प्रसिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? आप कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। मतलब आक्रामक यानी लड़ाई झगड़े के मूड में। धनराज पिल्ले ने जवाब दिया कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। ये बता रहे हैं कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ और बचपन से ही मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। इन्होंने बताया कि बचपन में मेरी माँ ने किस तरह से संघर्ष करके मेरा पालन पोषण किया। मेरे तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। मतलब ये बात बात पे गुस्सा होते हैं, तो बता रहे उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह दे, मतलब कोई पाबंद नहीं मेरे ऊपर। मन में जो भी आया मैं सीधे सीधे कह देने वाला आदमी हूँ। और कई बार पछताना भी पड़ता है। क्या होता है, कभी बार हम बिना सोचे समझे कह देते हैं, किसी को बुरा लग जाए तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इन्होंने भी मतलब वही बातें बताई कि मैं कह तो देता हूँ, फिर बाद में मुझे पछताना पड़ता है, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। इन्होंने बताया विनीता से कि जो गुस्सा आता है वो मुझसे रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। जैसे होता नहीं कि मतलब दो लोग आपस में थोड़ा बहस कर रहे हो तो एक ने जाके पंप मार दिया और उसका दिया तो आपस में झगड़ा, तो ये काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर एक गरीब परिवार से अगर कोई व्यक्ति है तो ज़िंदगी में हर चीज़ को हासिल करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। अगर अमीर भी है, अगर कुछ हासिल करना पड़ता है तो संघर्ष तो करना पड़ता है। जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। कुछ लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, कुछ लोगों को कम करना पड़ता है। इनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा, इसलिए इनका स्वभाव क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। हर छोटी चीज़ के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता था। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक को इंसान भी हूँ, इमोशनल भी है ये। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और बच्चे ये बता रहे हैं कि ये किसी को तकलीफ़ में भी नहीं देख सकते। तो एक तरह से इनके अंदर इंसानियत है, मानवता है। मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। एक तो ये अपने दोस्तों और परिवार को बहुत चाहते हैं, उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और दूसरी बात, अगर इनके खिलाफ मतलब किसी के खिलाफ कोई गलती हो गई इनसे,
तो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं, इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते। यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अपने गलतियों को जानकर माफ़ी मांग लेना। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो गलतियां कर देते तो मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमने गलती की। पर धनराज पिल्लई की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि अगर इनसे कोई गलती हो जाती तो जिसके खिलाफ भी गलती करते हैं उनसे माफ़ी मांग लिया करते थे। विनीता फिर पूछती है बच्चों सवाल, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? ये तो इनके बारे में बच्चों, अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, तो हर कोई जो है अपने परिवार के लिए ही जीता है कि नहीं? तो देखते हैं इनका जवाब क्या है। धनराज पिल्लई ने जवाब दिया, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे माँ से मिली, क्योंकि माँ और बाप, जो माता और पिता होते हैं बच्चों, ये हमारे पहले अध्यापक होते हैं, पहले गुरु होते हैं। यही हमें मोटिवेट करते हैं, यही हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। और वैसा ही हुआ धनराज के साथ। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने उनको बहुत प्रेरणा दिया। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे राह पर चले, उसके अंदर अच्छे संस्कार हो। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही। मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने माँ को, अपने बड़ों को महत्व देते हैं। और ये बताते हैं कि ये भारत में रहे या विदेश में रहे, रात में सोने से पहले एक बार माँ से ज़रूर बात करते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इनकी जो बड़ी भाभी कविता है वो भी इनके लिए माँ के समान है और उन्होंने भी इनको काफ़ी प्रेरणा दिया, इनको भी काफ़ी मोटिवेट किया। और जो भी प्रसिद्धि है, जो भी इनको हासिल हुआ, जो भी शोहरत हासिल हुई, इनकी माँ ने इनको विनम्रता के साथ, विनय के साथ संभालने की सीख दी। पर आजकल क्या होता है बच्चों, अगर किसी के हाथ कोई प्रसिद्धि लग जाती है तो उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ते, वो सीधे मुँह बात नहीं करता। पर इस तरह के सीख इनके माँ ने नहीं दिया। इनके माँ ने यही सीख दी कि विनम्रता के साथ किसी भी प्रसिद्धि को संभाला जाता है। आप अगर कोई वीआईपी इंसान बन गए, कोई बड़े इंसान बन गए, अच्छे प्लेयर बन गए, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, तो किस तरह से आपको लोगों के साथ पेश आना है ना? घमंड के साथ पेश आना है या विनम्रता के साथ पेश आना है। तो इनके परिवार से इनकी माँ ने संस्कार दिए कि विनम्रता के साथ हमें पेश आना चाहिए। फिर विनीता सवाल करी, बच्चों आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, एस्ट्रो टर्फ और हॉकी खेली? सबसे पहले तो बता रहे हैं धनराज पिल्लई कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी जो बनावटी घास होता है, तब देखिए जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली गया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। बच्चों अभी पिछले दिनों मैंने आपसे बोला था शब्दार्थ के लिए, तो आपने ये नाम भी लिखे थे, सौम्या और जोक्विम, ये व्यक्ति का नाम है बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने एक कोने में ले जाकर उनको धनराज को दिखाया कि ये कृत्रिम घास है, बनावटी घास है, और इस पर खेलने के जो तौर तरीके थे, गुण थे, तरीका था, विधि था, वो बताया। और जब वो बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। जब वो बता रहे थे बच्चों, तो धनराज क्या कर रहे थे, झुक कर उस मैदान को छू कर महसूस कर रहे थे कि कृत्रिम घास कैसा होता है, बनावटी घास कैसा होता है और इस पर कैसे खेला जाता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान की इस कदर तरक्की कर सकता है। और विज्ञान के चमत्कार को देखकर वो हैरान हो गए। वो घास को छूने से महसूस ही नहीं होता था कि ये बनावटी घास, उसे लगता था जैसे कि ओरिजिनली है, जिसमें कृत्रिम घास उगाई जा सके। मतलब विज्ञान के इस चमत्कार को देखकर काफ़ी हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और वो छू कर बार बार देख रहे थे और उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था। फिर विनीता पूछते कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी कार कब आई? बच्चों जो बात है बिल्कुल सही है। हर मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, है ना? तो विनीता ने इस तरह से सवाल किया धनराज से कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक कार हो, तो आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो इसके बारे में देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं।
धनराज ने बताया कि मेरी पहली कार सेकेंड हैंड अरमाडा थी। सेकेंड हैंड बच्चों, न्यू नहीं, सेकेंड हैंड, जो मुझे पहले मेरे एम्प्लॉयर ने दी थी, पहले के एम्प्लॉयर। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, तब तक ये काफ़ी फेमस प्लेयर बन चुके थे, फिर भी इन्होंने सेकेंड हैंड कार ली। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम तो बहुत हो जाता है, पर नाम के साथ साथ उतने पैसे आपको नहीं मिलते। जैसे आज क्या है, अगर आज आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास अगर एक मैच खेले आपके पास करोड़ों आ गए, पर उस समय क्या था, ऐसा नहीं था। हाँ, आप फेमस हो जाते थे पर उतना पैसा आपको नहीं मिलता था। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफ़र करता था। क्यों? बच्चे, पैसे की कमी थी इसलिए मुंबई के लोकल ट्रेन और बसों में ही सफ़र करके जाया करते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। अगर अलग से टैक्सी हायर करते तो उसके लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो ये बता रहे कि मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने भीड़ से रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में छाप दी। बच्चों, मीडिया वाले तो काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं। इन्होंने देखा कि धनराज मुंबई की लोकल बसों में और ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने फ़ोटो खींचा और छाप दिया कि हॉकी का सितारा पिल्लई, धनराज पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो जाहिर सी बात है, उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक महसूस चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। उससे धनराज पिल्लई को एहसास हुआ कि ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं, इसलिए उनको लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास अपनी कोई पर्सनल कार नहीं थी और इतने पैसे नहीं थे कि वो कार को खरीद सके। मैं जो भी था थोड़ा बहुत कमाता, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसे भेजना शुरू किया। पहले क्या किया, इन्होंने पैसे कमाए और पैसे कमाकर अपनी बहन की शादी की और उसके बाद माँ के खर्च के लिए पूरे में पैसा भेजना शुरू किया, क्योंकि बच्चे घर में माँ थी, माँ की देखभाल करना भी इनकी जिम्मेदारी थी। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने 2000 में ख़रीदा, सन 2000 में, 2000 में ख़रीदा। कौन सा कार है मुझे? फोर्ड आइकॉन। मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। इनको किसी ने गिफ्ट नहीं किया वो कार, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उस कार को खरीदा है। फिर विनीता पूछती बच्चों की सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को अपने आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो धनराज का जवाब है बच्चों, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। सही बात है बच्चों, आज जिस तरह से हर खेल के खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं ना, उस समय नहीं मिलता था, कुछ रुपए इनाम में मिलते थे। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। परिवार की जो आर्थिक कमजोरी थी, आर्थिक समस्या थी, उसको दूर करना इनकी पहली जिम्मेदारी थी और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे, क्योंकि ये काफ़ी गरीब थे, बहुत सी चीज़ों के लिए इनको तरसना पड़ता था। तो इन्होंने सोचा कि जिस तरह से मैंने संघर्ष किया, अब मेरे रहते मेरे परिवार वाले इस तरह की ज़िंदगी ना जिए, एक बेहतर ज़िंदगी जिए, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। विदेश में जाकर खेलने से जो भी कमाई हुई, उससे मैंने 1994 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। जब ये विदेश में खेलने के लिए गए, उसमें जो भी पैसे उन्होंने कमाए, तो 1994 में इन्होंने पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सब के लिए काफ़ी है। छोटा घर ज़रूर है, पर इनके और इनके परिवार के लिए, माँ, जो भाई भाभी है, उनके लिए काफ़ी है। और 1999 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। इनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक फ्लैट उपहार स्वरूप मिला। वह घर ऐसा है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। मतलब घर इतना अच्छा और इतना बड़ा मिला कि धनराज बता रहे हैं विनीता से कि उस घर को खरीदने की हैसियत कभी नहीं हो पाती। मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस तरह की घर को ये खरीद पाते। फिर विनीता बोलती है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ
एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? वीआईपी के साथ, प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ एक साथ मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, हर कोई जवाब देगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी विश्व प्रसिद्ध प्लेयर के साथ, किसी वीआईपी इंसान के साथ बैठते हैं तो कैसा महसूस, अच्छा महसूस करते हैं। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। देश के राष्ट्रपति से अगर आप मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, इस तरह का अवसर आपको मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वैसे मैं भी करूँगा, वैसे इन्होंने भी किया। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने बोला कि हॉकी की वजह से ही इनको हर जगह मान सम्मान मिला। ठीक है बच्चों, इस